नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी सेकेंड बुक यानी कि हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का 4th चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय कलाएं। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीजें यानी कि जो कलाओं के बारे में बताया गया है। तो ऐसा नहीं कि केवल ही आपको पाठ से संबंधित ज्ञान आपको दिया जा रहा है, यानी कि आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ये जो चैप्टर है ये आपके एक कॉमन जो आपका नॉलेज है, एक जो आपका सामान्य ज्ञान है उसको बढ़ाता है। ये भारतीय कलाओं के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो हमने इस चैप्टर को अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था और इसमें हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि जो हमारी कलाएं हैं ये किस टाइम की है, यानी कि ये जो हमारी कलाएं हैं ये हमारे आसपास हमारे परिवेश या प्राकृतिक एक तरह से जो कलाओं की भाषा होती है ना, जो ये कलाएं होती हैं हमारी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो और भी किसी तरह की। तो ये सब चीजें क्या करती है, हमारे जो आसपास का जो परिवेश है, ठीक है, ये जो हमारे आसपास का परिवेश है या प्रकृति या भावों और विचारों की भाषा को व्यक्त करती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो नृत्य से भी हम क्या करते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं नृत्य की विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से। जो संगीत होता है उसमें भी हम अपने आसपास की चीजों को, अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं उस संगीत के माध्यम से। तो ये कला क्या होती है, ये कला होती है जो हमें हमारे आसपास और हमारे परिवेश या हमारे भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक दी गई भाषा होती है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था और हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम किसी न किसी रूप में नए नए तरीकों से उनको क्या करते हैं, बताते रहते हैं, उनको व्यक्त करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर हमने कहा कि किस तरह से जो एक तरह से चित्रकार होता है वो किस तरह से समुद्र में उठती हुई लहरों को भी रंगों से सजा देता है। एक संगीतकार होता है वो चिड़िया की धुन से भी बहुत अच्छा जो म्यूजिक होता है, स्वर होता है, वो निकाल लेता है। और एक नृत्यक जो होता है वो किस तरह से विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से अपने मन के भावों को जो है व्यक्त कर देता है, अपने मन के भावों को जो है बता देता है। तो चित्रकला जो हम इस लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, तो उसमें हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी कला के विषय में। जैसे हमने यहाँ पर सबसे मेन चीज यहाँ पर बताई थी कि जो हमारा भारत देश है ये उत्सव धर्मी देश है और यहाँ पर विभिन्नताओं से भरा हुआ हमारा देश है। बहुत सारे अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबकी संस्कृतियां, सबकी सभ्यताएं, सबके ट्रेडिशन, सबके रिचुअल सब अलग अलग है। यानी कि भले ही चीजें एक जैसी हों लेकिन लोगों के धर्म में, उनकी जाति में, उनके एक तरह से उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में उस काम को करने का तरीका जो है अलग है। तो जैसे मैंने कहा कि भारत जो है क्या है, एक उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फेस्टिवल होते हैं। जो कुछ क्या होते हैं, बिल्कुल वहीं के होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं सिर्फ जो उत्तर भारत में मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे वहां पर आप कुछ ऐसे फेस्टिवल देखेंगे कि जो सिर्फ दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। और आप एक तरह से पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां के कुछ फेस्टिवल होते हैं जो सिर्फ वहीं मनाए जाते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि सबके जो एक कुछ कॉमन जो आपके फेस्टिवल होते हैं, कॉमन जो आपके त्योहार होते हैं, वो पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं और इसीलिए भारत को उत्सव धर्मी कहा गया है। और हमारी जो पहचान है वो हमारी विविधता ही है।
ठीक है, किस तरह से हम विविधताओं भरे देश में एकता के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी विविधता ही हमारी पहचान है। और देखिए, जैसे हमने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों, जो हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, और विभिन्न त्योहारों, जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉमन फेस्टिवल्स को छोड़कर जो हमारे जो त्योहार होते हैं साल भर से जुड़े हुए, वो हर जगह पर थोड़ा 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 एरियाज में चेंज होते जाते हैं। और खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि उत्तर भारत के कुछ त्योहार जो ऐसे हैं जो कहीं नहीं मनाए जाते, केवल उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो केवल और केवल दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी विभिन्न जो संस्कृतियां हैं और विभिन्न त्योहार हैं, साथ साथ हमारी विभिन्न कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी एक अनूठी पहचान है हमारे लिए। तो जैसे मैंने कहा था कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों से, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। हमारी बहुत सारी कलाएं ऐसी हैं जिनको हमारे त्योहारों से, हमारे उत्सवों से अलग नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड खंड के ऐपण के बारे में, कि जो हमारा ट्रेडिशन है ऐपण, तो ये क्या है, ये हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी हमारे घरों में त्योहार होते हैं, तिथि त्योहार होते हैं, शादी विवाह होता है, मुंडन संस्कार होता है, या कोई भी शुभ काम जो होता है, अच्छा काम जो होता है, और पूजा पाठ में जब घर की साफ सफाई की जाती है तो उसके बाद जरूर जो है बेली लीपी जाती है और उसके बाद ऐपण डाले जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अपने त्योहारों से और अपने उत्सवों से अलग नहीं कर सकते। ये कलाएं शादी ब्याह से लेकर पूजा पाठ तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हुई हैं। जैसे खेती बाड़ी से भी रिलेटेड कुछ आपकी कलाएं हैं। तो मनुष्य के जीवन में, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो है क्या किया जाता है, जब आपने देखा होगा कि जो धान की रोपाई की जाती है, धान की रोपाई के समय भी आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो हाथ में एक हुड़का होता है, हुड़का एक तरह का म्यूजिक सिस्टम होता है, उसमें उसको बजाते हैं, तो उससे एक गीत गाया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से धान की रुपाई होती जाती है तो उसमें से वो गीत भी गाते रहते हैं वहां पे, और वो हुड़के की थाप पर वो गाना चलता रहता है, गीत चलता रहता है, और उसके साथ खेती का जो काम है, धान की रुपाई का जो काम है, वो भी साथ में चलता रहता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो कलाएं होती हैं, देखिए ये क्या है, संगीत कला है। तो चाहे वो आपका नृत्य कला हो, चित्र कला हो, संगीत कला हो, ये हर जगह से एक तरह से हमें घेरे हुए है। मनुष्य के जीवन से जुड़े होने के कारण भारत की ये जो विशिष्ट कलाएं हैं, ये विरासत के प्रति, क्योंकि देखिए ये मनुष्य के जीवन से जुड़ी है, हमारे जीवन से जुड़ी है, तो इसीलिए ये जो हमारे भारत की विशिष्ट कलाएं हैं, ये हमें हमारे विरासत के प्रति, यानी कि जो चीजें हमें सुरक्षित रखनी है, जो चीजें हमें पुराने समय से मिली हुई हैं एक विरासत के तौर पर, उसमें हमें उसके प्रति विश्वास भर देती कि हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें भी होती हैं, कुछ ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये कहकर हम उसे संजोते हैं। तो इस तरह से क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव एक और इसे मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाते हैं, और दूसरी ओर यह पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। अब देखिए, अगर हम केवल इसे मनोरंजन के लिए प्रयोग करें, तो जैसे यहाँ पर क्या कहा है कि पर्वों और त्योहारों और फसलों की इन कलाओं का जुड़ाव एक ही और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को भी बनाए रखता है। यानी कि अगर हम ये सोचकर कि क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि मनोरंजन के बहुत सारे सिस्टम आ गए, जरूरी नहीं कि कोई इंसान बैठकर कीर्तन करे या गाना गाए या कोई पेंटिंग करे या कोई भी चीज, तो लेकिन आजकल इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि वो किस तरह से इन सब चीजों से दूर हटता है, यानी कि जो हमारा सामान्य जीवन है उन सब से दूर हटता है। तो यहाँ पर बताया कि इसे केवल मनोरंजन और अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यह पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है, और वास्तव में यही वर्तमान और अतीत के बीच का जुड़ाव है। क्योंकि जिसको हम सोचते हैं कि
कई बार क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, हम हर चीज जो है अपने तरीके से करने की सोचते हैं लेकिन करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक चेंज होता है, ये एक बदलाव होता है कि किस तरह से आप पुरानी चीज को आगे तक लेकर जा रहे हो। तो ये एक जुड़ी हुई एक तरह से कड़ी है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर बताया था, आज हम आपको पीछे मुड़कर देख पाएंगे तो जनजातीय और लोक कला की शैलियों में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो जितनी भी हमारी जनजातीय या लोक कला शैलियों के विभिन्न रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, यानी कि ये एक व्यवस्था के तौर पर बनी हुई है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको शास्त्रीय कलाओं के बारे में भी बताया था कि शुरुआत में जो होता था, जितनी भी कलाएं होती थी उनका संबंध केवल लोक और समूह से होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आज भी जो है उत्तराखंड में, जैसे मैंने बताया झोड़ा चाचरी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ग्रुप्स में, समूह में इसको गाया जाता है। और क्योंकि अभी तक इसकी लिपि जो है नहीं बन पाई है, तो लिपि नहीं मिल पाई है, तो इसीलिए इसको हम प्रॉपर रूप से एक तरह से लिख भी नहीं पाते। तो यह बात हमने बताया कि शुरुआती दौर में सभी कलाकारों का संबंध लोक और समूह से था, यानी कि क्योंकि बाद में इनका संबंध जो है व्यवसायीकरण से बढ़ गया, क्योंकि अब जिसके पास कला नहीं है, जिसके पास एक तरह से नहीं है इस तरह की चीजें, और उनको सीखना है ये सब चीजें, उनको समझना है, उनको जीवन में आगे बढ़ना है, तो ऐसे समूह जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो संबंध व्यवसाय से जुड़े हों तो व्यक्ति केंद्रित होती चली जाती हैं, और मध्यकाल से जुड़े हुए हों तो साहित्य, चित्र और संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि इन कलाओं का जो संबंध था वो पहले क्या था, वो लोक से था, आम जनता से था और ग्रुप्स में होता था। लेकिन बाद में इनका जो संबंध है वो व्यवसाय से जुड़ गया, यानी कि व्यावसायिक हो गया। अब देखिए अगर हम नृत्य कला करते तो डांसिंग भी सीखा जाता है, अगर हम सिंगिंग कहें तो सिंगिंग भी सीखी जाती है, अगर हम पेंटिंग कहें तो पेंटिंग भी सीखनी पड़ती है। कोई भी चीज आपको इस तरह से केवल पढ़कर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कहा है कि बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित ये होने लगी, और मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कला राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई, और धीरे 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 शास्त्रीय नियमों में बंध गई, धीरे धीरे जो है शास्त्रीय नियमों में बंध गई। वे कलाओं को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप, जब शास्त्रीय संगीत में वो बंधी तो उस टाइम पे वो कलाओं को अपनी अभिरुचियों के एक तरह से अपनी अभिरुचियों के आधार पर वो क्या करते थे। तो अब देखिए ये व्यक्ति केंद्रित हो गई, तो यहाँ पर ये अपनी अभिरुचियों के अनुरूप अपनी कलाओं को जो है सुव्यवस्थित करते थे, परिष्कृत करते थे, और ये सब चीजें करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करते थे। ठीक है, इस तरह मंदिर और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती है गई, यानी कि धीरे धीरे जो है ये कलाएं मंदिर और मस्जिद जो है वहां पर कलाएं ग्रहण करती हुई शास्त्रीय स्वरूप करती गई, और गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा की सीमा पर पहुंच गई थी। जो गुप्त साम्राज्य था उस टाइम पे यहाँ पर जो कलाएं थी वो पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंच गई थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना हुआ है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें इसका शास्त्रीय स्वरूप बना हुआ है, जो कला के लिए अब तक ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। जो कला के लिए ज्ञान का अपने सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर चित्रकला के बारे में पढ़ा था। तो चित्रकला में जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का ये एक अभिन्न अंग रहा है, और खास तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बताया था
कि ये जो चित्रकला थी, चित्रकारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर चित्रकला जो है ये क्या है, ये एक तरह से भाषा नहीं थी। एक तरह से जब बिल्कुल भी कोई भाषा नहीं होती थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था, समझता नहीं था, जानता नहीं था एक दूसरे को, तो उस टाइम पे भी जैसे यहाँ पर कहा गया कि जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब चित्रकारी थी, और वही चित्रकारी जो है अभिव्यक्ति का साधन बन गई। वही चित्रकारी जो है अभिव्यक्ति का साधन बन गई। और जैसे यहाँ पर क्या कहा कि जो मनुष्य जो प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है, जो प्राचीन चित्र थे उनके सबसे पुराने जो चित्र थे उनको ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चट्टानों पर, और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की वर्णी शैली, महाराष्ट्र की वर्णी शैली में बनाया गया ये चित्र है। और यहाँ पर बताया गया है कि चट्टानों और जो आपके यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक रंगों से ये सारे चित्र बने हुए हैं। जो चट्टानों से निकला हुआ कलर है, प्रकृति से निकला हुआ रंग है, उनसे ये मिलते हैं। प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। जो प्रदेश है हमारा, वहां पर भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहां पर मध्य प्रदेश जो है के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं के शैली चित्रों के लिए जानी जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र को ही माना जाता है। जो प्राचीन चित्र के नमूने हैं वो किसको माना जाता है, शैल चित्र को माना जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए होते हैं, चित्र होते हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चित्र बना रखा है एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र। तो यहाँ पर भी आपको कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जो एक यहाँ पर मध्य प्रदेश बेटका की जो गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, कि वहां पर जो है शैल चित्र मेन रूप से पाए जाते हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां शिकार करना, नृत्य करना, संगीत, जानवर, युद्ध। तो यहाँ पर बताया कि इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों, जैसे कि डॉग, यहाँ पर कहा है कि शिकार करना, शिकार किसी का भी कर सकते हैं, एक तरह से संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा। तो ये सारी चीजें जो है सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं काली कृतियों से विख्यात हैं। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं उनके बारे में बताया कि वो कलाकृतियों के लिए एक तरह से विख्यात है। तो यहाँ पर बताया गया है चौथी से छठी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दोनों में खोदी गई हैं। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। बाघ और बादामी की गुफाएं, तो देख सकते हैं आप अजंता एलोरा की जो गुफाएं यहाँ पर बनाई गई है, ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक तरह से अच्छे तरीके से बनाया गया वो चित्र है। तो इसी जमाने की है। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहन असर डालते हैं। जो यहाँ पर हमने चित्र में पढ़ा, तो यहाँ पर ये जो आपका है कि इस जमाने की अजंता की गुफाओं के इतने चित्र आकर्षक हैं कि वह आज तक कलाकारों के पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि अजंता के दीवारों पर 7वीं 8वीं में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं भी तैयार कर दी गई है। तो उस टाइम पे उनको कैसा लगा, जैसे कि यहाँ पे जो चट्टान है, इन चट्टानों को काटकर एलोवेरा की गुफाएं तैयार की जाए। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता, एलोवेरा की गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन सब के बीच क्या है, कैलाश का एक विशाल मंदिर है।
इन मानुषी कला आकृतियों को देखकर आश्चर्य होता है। ये जो मनुष्य कोई भी क्रिया करता है, कोई भी काम करता है, तो उसको देखकर आश्चर्य होता है। जैसे यहाँ पर बताया, उन दिनों ने इसकी कल्पना कैसे उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना भी कैसे की होगी, और फिर उस कल्पना को आज साकार करने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया गया होगा। और देखिए, लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है। तो लगभग इसी टाइम पे एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है। मूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति और कला और तंजोर का चित्र तथा कला कौशल के अद्भुत उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें जानी। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें जानी जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, उनको हमने रिवाइज कर लिया है। और अब देखिए, हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो काफी सारी चीजें हैं जो अस्थायी आपकी कलाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? कोहबर, एषाण, अल्पना, ठीक है, एपड़, अल्पना, रंगोली कलाएं आदि प्रचलित है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो अस्थायी कलाएं हैं उनमें कोहबर, ठीक है, कोहबर, एपण जो हमारे उत्तराखंड का है, एपण, अल्पना और रंगोली। और सबके लिए देखिए चीजें सेम होती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी जगह के हिसाब से, अपने बोली भाषा के हिसाब से जो लोग होते हैं वो उनके नामों को परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थायी कलाओं में कोहबर हो गया, ऐपण हो गया, अल्पना हो गया, या रंगीली बना देते हैं वो हो गया, जैसी कला काफी प्रचलित है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से एक तरह से उत्सवों से नहीं है। इन क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है क्षेत्रीय भाषाएं जो है उनमें हमेशा अलग अलग नामों से जाना जाता है। वास्तव में उत्तराखंड जिसे ऐपण कहते हैं, उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्या, महाराष्ट्र में रंगोली और बिहार में आरपिन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। और ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। यानी कि घर में कोई आपका फंक्शन है, कोई अवसर है, आप उसमें बना सकते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। अतः हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक जो है भारत के दूसरे देशों में दिखाई पड़ती है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुविकसित हो रही है, क्योंकि वो यहाँ से क्या करते हैं, आइडियाज लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ की कला जो है अन्य देश के किसी भी प्रकार के स्त्री पुरुष तथा वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताई है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन, जापान तक जाना चाहिए। तो देखिए, तिब्बत और बर्मा शाम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए, फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए, और हमें इसे देखना होगा। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार, ये जो सच है, ये भारतीय कलाओं के बारे में बताया गया कि भारतीय कलाओं का विस्तार जो है अन्य भूभाग में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों का जो सृजन में क्षेत्रीय विशेषता है। गांधार शैली, तो यहाँ पर क्या बताया, गांधार शैली में बनी युद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा अपनी अपनी क्षेत्रीय प्रचार है कि आप कैसे हैं, आपके पारिवारिक माहौल कैसा है, आपका सामाजिक माहौल कैसा है, आपका ग्रुप कैसा है।
तो उसी से ये सब चीजें डिसाइड होती हैं कि भारतीय कलाओं का विकास विश्व के अन्य भूभागों में हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय सफलता है। गांधार शैली में बनी हुई पुत्री की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान है। तो क्या यहाँ पर बताया कि जो तिब्बत की शैली थी उसमें बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी भी बुद्ध की प्रतिमा, और मैं वो यहाँ पर कहती हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्र पहचानने स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ जो पंक्तियां लिखी हैं, राग मेघ मल्हर बूंदी चित्रकला की राजस्थान शैली। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राह मेघ मल्हार बूंदी चित्रकला की राजस्थान शैली, चित्रकला की राजस्थान शैली। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि चित्रकला किस तरह से जो डिफरेंट होती है, चित्रकला किस तरह से अलग होती है बाकी जगह से। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड का जो ऐपण है उसको हर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो है चित्रकला जो हमारा टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संगीत कला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? संगीत कला। तो देखिए साहित्यम हित कला विहीनम साहित्यम हितक कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणी है। संगीत कला से विहीन मनुष्य जिस प्रकार से साक्षात जो है बिना पूछ के पशु के समान होता है, जो परशुराम होता है, तो इसी तरह से बिना पूछे, जैसे हमने कहा कि साहित्यम संगीतक लावीन, उसके बाद साहित्य संगीत कला से विहीन के बारे में बताया मैंने। तो फिर देखिए हमने कहा कि प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक कला में मिलना है। विभिन्न लगभग 5000 पूर्व के समय के वैदिक काल मानते हैं। इस समय में जो 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख करते हैं, इस समय में जो 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख करते हैं और मिलता है एक मार्गी तथा द्विमार्गी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या कहा गया है कि संगीत का उल्लेख जो है वो बताया गया है एक मार्गी और द्विमार्गी के बीच में। तो मार्गी संगीत जो होता है वो धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ होता है। जो मार्गी संगीत होता है वो धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ होता है और इसमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं, अनुशासन होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, अनुशासन होते हैं। देसी लोक से जुड़ा था, देसी लोक से जुड़ा था। परलोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो 2 निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों की पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को अधिक ही साम कहते हैं। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ, हमारे यहाँ आगे चलकर जो है संगीत में किस प्रकार से विकास हुआ है, बहुत एक तरह से यहाँ पर बताया है कि किस तरह से संगीत में जो है विकास हुआ, और यहाँ पर बताया है कि आगे चलकर संगीत को विकसित हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती, और उसे कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं मानते। अन्य कलाओं की तरह, अब देखिए यहाँ पर संगीत और नृत्य कला की बात चल रही है, तो अभी तक हमने जो एक रिटर्न आपका होता है वो हम देख लिया। अब हम संगीत के बारे में यहाँ पर पता कर रहे हैं कि कलाओं की तरह अत्यंत संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भारतीय मुनि के नाट्य शास्त्र से ही सबसे प्रामाणिक है। ढंग से मिलता और प्रामाणिक ढंग से मिलता। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग है। यह
आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग है। पर आपने देखा, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं है। अगर आपके अपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुनना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 10,000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा, उसके लिए कितना करीब था। तो देखिए, बहुत सारी बातें हमें अपने इस पाठ में बताई गई है। तो जैसे मैंने कहा कि जो भारतीय संगीत होता है उसमें सुर और ताल, राग और कला काल से संबंध है। तो भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग होते हैं। टाइम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक बहुत ही मेन चीज बताई है, यहाँ पर समय को ध्यान देना होता है। टाइम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कौन सा अलंकार होगा, क्या होगा, कौन सा एक तरह से क्या चीजें यहाँ पर होंगी। तो भारतीय संगीत सुरताल और कला से संबंध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग बदल दिए जाते हैं। तो जब समय बहुत ज्यादा एक तरह से नहीं हो पाता है तो जिससे बहु ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव मेघराज का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राम का संबंध दोपहर से, कोशिका और हिंडला रात में जगाए जाते हैं। अगर आपको भारतीय पारंपरिक विद्वानों और कोशिश और एक तरह से दोपहर से कोशिश और विद्वानों के रात में गए जाते हैं, हिंडोल रात में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि दोपहर से तो कौशिक और हिंडोल जो है वो रात में गाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना है और देखा है तो आपका मन इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। देखिए, ये हमने चैप्टर भी पढ़ा था छोटी क्लास में। बिस्मिल्लाह, जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे, वो किस तरह से उन्होंने बताया था कि किस तरह से यदि आपका मन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी बात के भी आप जो है भज सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा वीणा, जल तरंग, ख्वाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए, यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कलाओं की विशेषता रही है। यानी कि यही सहजता जो है, यही जुड़ाव जो है, वो भारतीय कलाओं की विशेषता रही है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि पहले जो है हमारे यहाँ का जो मुख्य वाद्य यंत्र था वो क्या था, वीणा, जो सरस्वती माता अपने हाथ में धारण करती हैं। ठीक है, ये मुख्य वाद्य यंत्र था। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका, आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों के जो गाने होते हैं ज्यादातर वो किस तरह से गाए जाते हैं, नाक से गाए जाते हैं। यानी कि आप कई गाने सुनेंगे पुराने भी तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पुरानी फिल्मों में गायिका गायक नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले गायक नाक से गाना पसंद करते थे। तो आज से अगर हम 2000 साल पहले की भी बात करें तो गायक जो है नाक से गाना ही पसंद करते थे। इसका उल्लेख जो है वो भारत के नाट्य शास्त्र में मिला है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। ये जो मुख्य वाद्य यंत्र था, ये वीणा के सुरों तक पहुंचने की, कि इसको हम अपना मुख्य वाद्य बना लेते हैं और फिर हमें ये तो सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत धीरे धीरे नियमों में बंध जाता है। और क्या होता है, धीरे धीरे ये नियमों में बंध जाता है और इसी प्रकार से एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। संगीत भी लोक से जुड़ा था। तो जैसे मैंने आपको बताया, संगीत जो था वो भी लोक से जुड़ा था। लोक यानी कि आम जनता, आम जन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें स्कंदकारी
संसंगकार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते थे। अपने गिरिजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना एक तरह से कहाँ संभव है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो बंगाल है, बंगाल में तो बसंतोत्सव, वर्षा मंगल, ग्रीष्म महोत्सव और गीतों के बिना ही यह संभव नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मध्यकाल की बात करते तो मध्यकाल तक आते आते, जब हम मध्यकाल में आए तो मध्यकाल तक आते आते कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ। धीरे धीरे जब हम एक तरह से आए तो उसमें भी कलाओं की तरह ही संगीत भी एक तरह से क्या हुआ, संगीत भी व्यावसायिक हो गया। भारत का सबसे अच्छा समय वह था। देखिए अब संगीत को भी यहाँ व्यवसाय से जोड़ लिया जाता है। तो भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था, और ऐसी कहावतें भी मिलती है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नृत्य कला। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चित्रकला हो या आपका एक तरह से कोई भी चीज हो, लेकिन उसमें जो नृत्य कला होती है वो सबसे मेन होती है। तो भारतीय नृत्य कला में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं, काफी सारे बदलाव आए हैं, जो पहले के नृतक और आज के नृतक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन पोषण नहीं करते। तो जैसे यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर सकती हूँ कि जो भारत की नृत्य कला के नियम है, तो जो नृत्य कला के नियम जो है उसके लिए यहाँ पर बताया कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में अर्थ और युद्ध दो शब्द मिलते हैं, जो ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जो नाट्य शास्त्र होता है, नाट्य शास्त्र के दो अलग अलग रूप होते हैं और नृत्य का अभिनय होता है। ठीक है, और दोनों के नृत्य का अभिनय ही होता है। नृत्य कला की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर बताया ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप होते हैं। नृत्या यानी कि जो अभिनय करती है, नृत्य कौन करती है अभिनय, यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति जो अभिनय करता है, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। यानी कि उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस तरह का शब्द है, किस तरह की जो है भाव भंगिमा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया भारतीय लोक के बारे में। ठीक है, तो भारत लोक एक तरह से नृत्यों का समृद्ध रहा है। भारत जो है लोक नृत्यों में समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी अपनी नृत्य कलाएं रही है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जो यहाँ पर बताया कि भारतीय जो लोक है वो नृत्यों से संबंधित रहा है, और अलग अलग समुदायों की अपनी अलग अलग नृत्य कलाएं हैं, और ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जितने भी अनुष्ठान हैं वह सब उन नृत्य कलाओं का भी संबंध है। जितने भी अनुष्ठान हैं वो भी नृत्य कलाओं से संबंध रखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने अभी तक चित्रकला, संगीत कला, और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नृत्य कला के बारे में। तो देखिए अभी काफी सारी चीजें हमारी इसमें शेष हैं पढ़ने के लिए। और आप देख सकते हैं ये असम का सावित्रीय नृत्य है। ये बहुत ही सुंदर चित्र है और असम का सावित्रीय नृत्य है। इस तरह की चीजों को आप ढंग से एक तरह से समझें। और दूसरा यहाँ पर हमें नृत्यों में भी निकोबारी, अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी अस्सिम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलहम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ झारखंड के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र में दिखाए गए हैं ये केवल एक जगह के नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग जगहों के आपके चित्र हैं। तो जैसे हमने कहा गुजरात का गरबा होता है, रास टिप्पणी होती है, हिमालय का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल का उड़ीसा, झारखंड का छाओ,
उल्लेखनीय है। तो इस तरह से अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो अभी हमारा टॉपिक यहाँ पर शेष है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ना है नृत्य कला, और उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हमने यहाँ पर जो पढ़ा, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।